चले चले जी। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम मॉनिटरिंग का प्लान बनाएंगे, कोई भी प्लान बनाएंगे, तो उसके अंदर बेसिक कुछ चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला ये है कि इसमें हम कहलाता है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है कि जो हमारा टारगेट है ना, या जो हमारी सैंपल एंड पॉपुलेशन एंड सैंपल है, उसको डिफाइन करता है एग्जैक्टली कि हम चाहते क्या है, व्हाट डू वी वांट, ठीक है। हम आगे इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। मसलन हमने कर दिया कि जी स्टूडेंट फैकल्टी रेशो चाहिए, या पास रेट्स चाहिए, या हम चाह रहे हैं कि हम वो देखें असाइनमेंट्स की के थ्रू पार्टिसिपेशन देखें स्टूडेंट्स की, वॉट एवर इट इज। हमारे इंडिकेटर जरूर होंगे स्पेसिफिकली। क्यों होंगे इंडिकेटर? बिकॉज कि हम सब स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं, टारगेट हमारा स्पेसिफिक होगा फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर डेटा सोर्स हम डिसाइड कर लेंगे कि हम एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे, सर्वे देखेंगे, कोई और जो भी हमारा डेटा सोर्स होगा, या हम ऑब्जर्व करेंगे, या हम चेकलिस्ट करेंगे जी। अच्छा, एक बात बताएं कि जो हमारे पास पहले जो पिछला था कृषि का QA का जो भी थे सारा स्ट्रक्चर, उसमें तो इंडिकेटर भी और सब इंडिकेटर, जैसे आप सब स्टैंडर्ड्स और उसकी बात करें, जो नया PST आया है इसमें वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो पहले वो कर रहे हैं स्टैंडर्ड और फिर क्या एक्सपेक्टेशंस, अब वो इंडिकेटर अगर वो इंडिकेटर मेजरेबल है, अगर एक्सपेक्टेड समथिंग जो आप कह रही है ये मेजरेबल है, तो ये इंडिकेटर है, ठीक है ना। यानी इंडिकेटर बेसिकली टारगेट को डिफाइन कर देता है। आउटकम्स इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, EOI इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। इंडिकेटर हमेशा जो है ना वो क्लैरिटी के साथ डिफाइन करेगा कि आपका टारगेट को डिफाइन करेगा, है ना। कि मसलन हमने कहा कि पास रेट, अब पास रेट इज नॉट इनफ। पास का क्या मतलब है? कितने परसेंट है, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स कितने परसेंट ऑफ नंबर लें, तो आप इस कैटेगरी में काउंट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये ना। वो जो हम डिफाइन करते हैं टेक्सचुअल, उसको इंडिकेटर कहते हैं, उसको मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर डेटा सोर्सेज हो गए, फिर फ्रीक्वेंसी हो गई। हमने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिया था पिछली दफा कि ये पीरियोडिक होता है, टाइम बाउंड होता है, और इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और उसके बाद कौन डेटा को संभालेगा और कौन रिपोर्ट करेगा, यानी कौन एनालिसिस करेगा, कौन रिपोर्ट करेगा, वो एक आदमी जो बेंच पे बैठा होगा, ठीक है। अब कभी भी कोई भी आपको मॉनिटरिंग प्लान की बात करेगा तो उसके अंदर ये सब चीजें जो है ना ये होनी जरूरी है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि मैंने इसके बाद हम टेम्पलेट देंगे आपको कि इसको आपने फिल करना है ना, तो उसमें यही चीजें आ रही होंगी। उसमें इंडिकेटर आपने डालना होगा, उसके अंदर आपको डेटा सोर्सेज डालने होंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आप लेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, ठीक है। ठीक है, सबका साथ हिल रहा है। ऑनलाइन किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, एक चीज जो M&E प्लान का हिस्सा होती है ना, वो होती है लो रिसर्च आउटपुट। क्या लो रिसर्च आउटपुट क्या होता है कि जब आप कोई भी M&E के लिए रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, या व्हाटएवर सोर्स से, या आप कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, वहां से कोई डाटा निकालते हैं, तो आपका एक इनिशियल फाइंडिंग आती है ना। दैट इनिशियल फाइंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो सरफेस पे आती है। हम फिर डीपर उसमें उसको फर्दर जाते हैं, बट जो सरफेस पे आती है ना उसको कहते हैं लो रिसर्च आउटपुट। वो बेसिकली गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है ना, यानी व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ इट हैपेंड, ये आप डेप्थ में जाके पता कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर नजर आएगा वो गैप नजर आ जाएगा फौरन, उसको कहते हैं लो रिसर्च आउटपुट। वो भी जो है ना वो इस M&E का जरूरी पार्ट होता है ना। इसीलिए जब भी M&E का बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, इसकी जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स होती है उसकी हमेशा शेयरिंग होती है, फिर उस शेयरिंग के बाद वो फाइनल रिपोर्ट की शक्ल में जाती है। जबकि हम रिसर्च में क्या करते हैं, फाइनल रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, फिर हम रखते हैं पैनल के आगे या एग्जामिनर के आगे, या हमेशा रिपोर्ट खत्म करके जाती है कि दिस इज द फाइंडिंग। तो इसके अंदर जो है ना
वो लो रिसर्च आउटपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हमारे उसमें टर्म जो यूज करते हैं वो एग्जिट वो है, इंटरव्यू है, या इस टाइप की कि आपने कर लिया जो भी कर रहे हैं, उसके बाद आपने जाके इंटरनल आप जो भी स्टेक होल्डर है, आप उसका डीन है या वाइस चांसलर है, जो भी है आप उससे आपने शेयर कर लेते हैं। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ। हाँ, अच्छा, मुझे ऑनलाइन में से कोई जवाब देगा? मेरा अब इस बात के बाद सवाल ये है कि मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि रिसर्च के अंदर हम पूरी रिसर्च करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि M&E प्लान जो है उसकी जो लो रिसर्च आउटपुट्स होती हैं वो शेयर कर दी जाती हैं और करनी चाहिए, उसके बाद वो फाइनल होती है रिपोर्ट और लॉक। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी का जिक्र किया था, क्यों ऐसे करते हैं? ऑनलाइन पे आप में से कोई माइक खोलें और बताएं। इसमें इसकी वैल्यू हो सकती है मैम कि इनिशियल स्टेज के ऊपर ही अगर कोई गलतियां हो रही है, कोई चीज ऐसी है जिसको एड्रेस करना चाहिए, तो वो एड्रेस करके हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये तो जनरल रिसर्च में भी होना चाहिए। फिर जनरल रिसर्च में क्यों नहीं करते ऐसे? जर्नल रिसर्च के अंदर तो मैम इसमें ये होता है इनिशियली प्रपोज्ड, यानी कि अगर हम उसमें करते हैं तो इनिशियली हम देख लेते हैं काफी चीजें और वहीं एरर भी रेक्टिफाई हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो ये है कि हम फाइनल डिसीजन करना है हमें। अच्छा, और किसी के पास है कोई आइडिया क्यों हो सकता है ऐसा? अच्छी एफर्ट थी आपकी। कोई और किसी को आइडिया आ रहा है ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी रीजन बताया था कि रिसर्च के अंदर रिसर्च बेसिकली क्या कर रही होती है और M&E प्लान क्या कर रहा होता है, पर्पस क्या होता है दोनों का। हिंट है ये। मैम मेरे ख्याल से टारगेट हमारा होता है M&E में, और हो सकता है जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई लूप होल हो, और उसे हम फर्स्ट जो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स होती है उसमें हम आइडेंटिफाई कर लें, तो उसे फिर हम प्रोसेस में डाल सकते हैं दोबारा, या लाइकवाइज जैसा हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है ना कि ये चीज तो हमें जनरल रिसर्च में भी करनी चाहिए ना फिर, ताकि वो भी अच्छे से लॉक हो जाए। आपको कुछ आइडिया आ रहा है यहाँ पे जो लोग बैठे? जैसे आपने बोला कि गैप आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको जो लो रिसर्च आउटपुट है ये स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही है, गैप आइडेंटिफाई करने के लिए। जनरल रिसर्च में तो एक रिजल्ट्स तो हम पहले से नहीं सोचते, हमारा तो एक हम हाइपोथेसिस देकर हमारा वो सही भी साबित हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जबकि M&E में तो हम इंडिकेटर्स के साथ हम मतलब उसको बिगिन विद द इन माइंड के हम वो सामने रखे, फिर हम उसके मुताबिक अपनी चीजों को उसकी प्रोग्रेस देखते हैं ना, क्योंकि वो प्रोसेस का करेक्टिव अप्रोच इसलिए जरूरी होती है ताकि हम ऑन ट्रैक रहे और हमें जो जहाँ तक पहुँचना है वहाँ। हाँ, और दूसरी बात ये है जो एक और इसमें ऐड ये कर सकते हैं कि जब हम जर्नल रिसर्च करते हैं तो हम थ्योरी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना, तो थ्योरी को तो हम लॉक चीज ही प्रेजेंट करेंगे ना, लॉक करके उसको और उसकी फाइंडिंग्स को एज जस्ट डिस्कस्ड कि हम या हाइपोथेसिस को लेके चलेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन M&E का मकसद है इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस, और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस के लिए उन गैप्स को सरफेस करना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लो रिसर्च आउटपुट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ये भी है ना कि स्टेक होल्डर से जब आप शेयर कर रहे होते हैं प्रिलिमिनरी को जो भी है, तो ऐसे आपने एक सिस्टम बनाया था, एक प्रोसेस बनाया, हम यूं करेंगे और इस तरह करके हमारा ये रिजल्ट आया और वो शेयर कर दिया। मगर जब आप उनसे कर रहे होते हैं डिस्कस, तो वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने यहाँ से अरे आपने ये देखा, फलां चीज आपने नोट की, फलां ये किया, तो उससे भी हमारा हो सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट है ना, मकसद इम्प्रूवमेंट है, मकसद प्रोसेस को बेहतर बनाना है। इसका मतलब ये हुआ जो गैप्स हैं उसको उस गैप्स को फिल करने के लिए अगर कोई रह गया है उसके बाद वो यही है ना, एडजस्ट स्ट्रेटजीज। ये तो फाइंडिंग हो गई ना, लेकिन उन गैप्स को फर्दर या तो हम स्ट्रेंथन करते हैं या वीक करते हैं। फॉर एग्जांपल के VC साहब को प्रेजेंट किया और VC साहब ने कहा कि नहीं वो उस दिन डायरेक्टर एग्जाम नहीं आया था, आज आया हुआ है, आप उससे भी डाटा ले लें क्योंकि ये इस तरह का प्रोसेस व्हाटएवर। तो जो क्योंकि हमें गैप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं तो उसके अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर स्टेक होल्डर को
किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम उसको लॉक करके किसी थ्योरी को नहीं देने जा रहे, हम ये बताने जा रहे हैं कि इस गैप को फिल करने के लिए क्या करना है और इसको स्पीड अप करने के लिए क्या करना है। चाहिए कि गैप आ रहा है या गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, जैसे CIC वाले आते हैं फॉर एग्जांपल ना, वो उस वक्त भी एक एग्जिट करके जाते हैं, उनको सबको बता के जहाँ सब बैठे होते हैं ना सारे स्टेक, और उसके बाद जाके रिटर्न भी भेजते हैं जो कि प्रिलिमिनरी होती है, वो फाइनल उस पर ठप्पा नहीं लग जाता। तो उसके बाद आप उसमें कह सकते हैं नहीं देखिए आप डिस्कशन होती है, हाँ बिल्कुल डिस्कशन होती है, ये चीज ओवरसाइट ओवरसी करनी है, अब ये कभी जर्नल रिसर्च में आपने नहीं देखा होगा, ये नहीं होता है ना। चलिए, अब इसका मतलब है क्रक्स समझ में आना शुरू हो गया। इसका मैडम मेन रीजन होती है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेन पर्पस है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो हम यही अल्टीमेट गोल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, ये दो लफ्ज याद रखिए, डिफरेंशिएट करते हैं जर्नल रिसर्च को विद M&E प्लान, ठीक है। कंट्रीब्यूट करती है रिसर्च और इम्प्रूवमेंट करता है M&E प्लान, बनेगा वो भी इसी तरह रिसर्च की तरह ही नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, M&E से क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की इंश्योर कर लेते हैं, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन एंड राइट टू, ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि M&E प्लान के अंदर जो टूल्स डालें, हम इसको गौर से सुने क्योंकि टेम्पलेट फिल करना होगा। जब हम टूल्स डालते हैं तो हम सिर्फ एक तरह का टूल नहीं डालते, है ना, इसको ट्रायंगुलेट करना जरूरी होता है। मसला नहीं है कि आपने कहा कि जी बस सर्वे कर लेंगे, लेट्स से, ठीक है ना, और सर्वे के अंदर तो आपको जरूरी नहीं है ना कि एग्जैक्टली डाटा आए, अनलेस के सर्वे का साइज बहुत बड़ा, ठीक है ना, फिर एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ इंटरव्यूज भी कर लें, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी कर लें, कुछ चेकलिस्ट भी देख लें, कुछ ऑलरेडी LMS जो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर लें, जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं M&E में, M&E इन हायर एजुकेशन में हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई सिस्टम कोई भी यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, अक्सर अब LMS बने हुए होते हैं या और कोई सिस्टम बना हुआ है, टीचर के पास बना हुआ है या व्हाटएवर, मैनुअल किसी कोई तरीका किया हुआ है, ये दो इसको सॉफ्ट नहीं देते, हाँ, या इनके लिए तो सॉफ्टवेयर सर जहाँ उनके पास है यहाँ वाले तो क्या कह रहे थे, ध्यान इधर चला गया। हाँ, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डाटा की प्लेसमेंट है ना, उसको भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। हमें सिर्फ सुनी सुनाई और कहीं कहाई और देखी दिखाई पे नहीं जाना है, ठीक है, M&E के लिए। अच्छा, तो डाटा ड्रिवन हायर एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये है कॉल फॉर एक्शन, ठीक है, एविडेंस बेस्ड ही होगा ना। हाँ, अच्छा, अब जो है ना, हम तो 1-2-4 टर्म्स हैं जिनको समझ लेते हैं, जो कि हमारे M&E में इस्तेमाल होती है और जिनसे जो है ना वो हमें हेल्प मिलती है M&E प्लान बनाने में। और जैसे अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं ना, कि जो जर्नल रिसर्च में किसी और तरह हैंडल होती है, M&E प्लान में अलग हैंडल होती है, या वो जर्नल अंग्रेजी में अलग तरह से हैंडल होती है ना। जैसे बड़े मजे की बात है कि वो क्या होता है, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को लोग समझते हैं मेरी कन्वीनियंस जो है बस वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मुझे आसानी हो रही है, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। तो ये वाला जो अंग्रेजी के मसाइल है ना, कि जो इंग्लिश के जो लैंग्वेज के मीनिंग है वो टर्मिनोलॉजी के मीनिंग नहीं है। क्या होती है शुक्र ये मैं तो समझता रही, वो कन्वीनियंस ही वो कन्नाइवेंस हो जाती है। तो वैसे ये बहुत सीरियस मसला है, और ये अक्सर हम जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वाइवाज लेने या उसमें करने, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्शन जो है ये बड़ा पक्का है कि जिसमें मेरी कन्वीनियंस है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कंफर्ट जोन से कैसे निकालती है उनको कि आ जाओ भाई। वो तो अगर स्टूडेंट हो तो निकालना पड़ता है, वो तो वाइवा में जाए तो आप ये है। हाँ, कन्वीनियंस सैम्पलिंग वैसे ही होती है कि जहाँ अदरवाइज डेटा तक पहुँचना नामुमकिन है। मसलन इस वक्त अगर आप चाहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके, या कोर्ट आज कॉर्डन ऑफ हुआ हुआ है, आपको कोर्ट से लेना है, नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट का एक बंदा है जो निकल के आ गया है, या आपको एक कोना मिल गया है कि जहां आप जाके उससे बात कर सकते हैं, तो वो बस जो अवेलेबल है कन्वीनियंट सैम्पलिंग वो होगी, जहां बाकी डाटा तक आपकी अप्रोच बिकॉज ऑफ सम रीजन ना हो।
अच्छा जी, अब तेजी तेजी ना हम करते हैं कि हम इन टर्म्स को समझते हैं कि हम क्या 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 समझते हैं हम इन टर्म्स को। मॉनिटरिंग क्या चीज होती है, मॉनिटरिंग को किस तरह हम डिफाइन करेंगे? ट्रैकिंग प्रोग्रेस, ठीक है, और कंटिन्यूस चेक, विजिलेंस, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हैविंग सम स्टैंडर्ड और उसके अगेंस्ट हाँ, हैविंग अ टारगेट, अ फिक्स टारगेट, और हाँ, ठीक है। इसकी वो देख लीजिए टर्मिनोलॉजी। कंटिन्यूस सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइज डाटा ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कोर्स और अ प्रोग्राम टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई अर्ली चैलेंजेस। अब ये हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक हायर एजुकेशन का एमएनई जो है वो किसी कोर्स को या किसी प्रोग्राम को या किसी सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहा है। अब आप देखिए कि अभी तक जो चीजें आप लोग बोल रहे थे, नॉट माई सेल्फ, आप लोग बोल रहे थे, वो इसमें नजर आ रही है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? पीरियोडिक, ठीक है ना, चलता रहेगा। सिस्टमैटिक प्रोसेस, वो जो 6 हमने अभी सिस्टम को देखे थे, सिस्टमैटिक होगा, ऐसे नहीं है कि आप शुरू हो जाएं और हाँ, या ये टूल्स में मैंने अभी आपसे बात की कि हम जरूर कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें से भी हम डेटा उठाएं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइज डाटा ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कोर्स और प्रोग्राम, यानी रेगुलर चल रहा है ना, जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी एनहांस करने के लिए आप मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करके लेंगे ना, उसके बाद या उससे पहले लेंगे, हाँ, या उसके ड्यूरिंग लेंगे, है ना। टू ट्रैक प्रोग्रेस हमने अभी बात की थी इतनी देर से। आप लोग भी ये कह रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, हम सिस्टम बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एंड क्या चीजें? गैप, जिसको हमने अभी क्या नाम दिया था, कौन सा आउटपुट? रिसर्च नहीं, लो रिसर्च आउटपुट्स, ठीक है, लो रिसर्च आउटपुट्स या गैप्स या अर्ली चैलेंजेस, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर किसी कोई एमएनई का बंदा एमएनई प्लान के अंदर वीकली स्टूडेंट एंगेजमेंट देखना चाह रहा है, स्टूडेंट टर्नओवर हो रहे हैं कि नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, क्विजेस में आ रहे हैं कि नहीं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, उन्होंने वीकली लगाया हुआ है, कोर्स की टाइप एक ऐसी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर को उसके पास एलएमएस एनालिटिक्स है, फर्ज कर लें, ठीक है, या एनी अदर मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उससे ये देखेगा कि सबमिशन रेट ऑफ असाइनमेंट क्या है, टाइमली है, कौन कर रहा है, कितने कर रहे हैं, ठीक है। इसको देख लें, क्योंकि बाकी हम आप लोगों से करवाएंगे, अभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग का करके दे रहे हैं, ठीक है। कि एग्जाम्पल ये है कि यानी टास्क ये है कि वीकली स्टूडेंट एंगेजमेंट देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्रोफेसर कैन डू इज के वीकली कोई भी जो भी सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, लेट्स से कि उन्हें वीक में स्टूडेंट्स को 3 क्विजेस देने हैं या 3 असाइनमेंट देने हैं या क्लास पार्टिसिपेशन करनी है या कोई प्रोजेक्ट करने हैं, वट एवर इट इज, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि ऑलरेडी जो अवेलेबल डाटा है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टम में से, वहां से वो देखेंगे कि सबमिशन रेट ऑफ असाइनमेंट्स क्या है, ठीक है। इसका एक्शन क्या बनेगा? फर्स्ट कर लें कि 30% ऑफ स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द डेडलाइंस, ये फाइंडिंग आती है। तो क्या करेंगे वो? या तो वो रिमाइंडर्स भेजेंगे, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स लेट बैक तो नहीं है, या दूसरा क्या है, एडजस्ट कर लो, स्टूडेंट्स पर रहम भी करेंगे कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इतना कंप्रेस कर दिया है कि उनके पास आवर्स ही नहीं है फॉर एक्सर्टिंग इनटू दिस, किसी और उससे कोर्सेज से बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, और मतलब बाकी भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया कि हमारे अर्ली चैलेंजेस हैंडल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें ऊपर की सारी चीजें जो है ना वो फिक्स हो रही है, प्रोसेस चल रहा है यानी कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है ना, सबमिशंस हो रही है। प्रोडक्ट क्या है कि हम क्या चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो असाइनमेंट्स एंड पार्टिसिपेशन टाइम पे करें ताकि आगे इनपुट आउटपुट अभी हम उन पे भी आते हैं, ठीक है। और इस पे एक्शन ये है कि अगर हमें ये नजर आता है, लैक नजर आता है, वही नजर आया कि जी तो 30% स्टूडेंट्स तो अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करना है? ये क्या करेंगे?
कि या तो स्टूडेंट्स को टाइट करेंगे या स्टूडेंट्स पर रहम करेंगे, यही है ना एक्शन। ये क्या होगा कि अर्ली चैलेंज जो है वो हो जाएगा। अभी जरा सा रखें इसको, अभी रखिए। अब बताएं मुझे इवैल्यूएशन क्या है। ऑनलाइन पे कोई बताना चाहेगा? जैसे ऊपर मॉनिटरिंग की एक डेफिनेशन लिखी है, इवैल्यूएशन क्या चीज होती है? ऑनलाइन पे से कोई करें म्यूट। हाँ जी, वेकअप। जी जी। Evaluation is basically a process in which we assess the targets, the objectives. हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, गुड। और कोई? समवन एल्स? इसको मॉनिटरिंग, अच्छा अच्छा पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इसको हम मॉनिटरिंग से अलग क्यों कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? मॉनिटरिंग में और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है? मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में प्रोसेस ही मॉनिटरिंग में Conti- रिकॉर्ड monitoring is a continuous process, by the way. ठीक है, बिल्कुल सही है। और इवैल्यूएशन में क्या होता है? It is periodic. पीरियोडिक एंड इन डेप्थ, है ना। हम वहां पे लोअर आउटकम, लोअर रिसर्च आउटपुट भी देख रहे होते हैं, और हम जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम इन डेप्थ असेसमेंट करते हैं, चाहे वो सिस्टम्स की करें, चाहे वो पॉलिसी की करें। हाँ, असेसमेंट है ना, असेसमेंट है ना, तो असेसमेंट क्वालिटेटिव भी होगी, क्वांटिटेटिव भी होगी, और इसको हर तरह से हम, तो इवैल्यूएशन इज मोर क्लोजर टू जर्नल रिसर्च, more closer than monitoring, ठीक है। So it's a periodic in-depth assessment of a course, program or policy. is किस लिए? To measure its effectiveness, efficiency, relevance and impact against predefined objectives. Predefined objectives क्या हैं? वही जो हम सब स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, टारगेट्स की बात कर रहे हैं, ये predefined objectives हो गए, ठीक है। in-depth assessment हो गई, और रीजन उसका यही होता है कि हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और रेलेवेंस देख सकें। अक्सर ये होता है कि हम कभी भी रेलेवेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं भी देते। हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हायर एजुकेशन में कोई काम हो रहा है तो वो रेलेवेंसी के साथ ही होगा, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। अगर हम अज्यूम करें, मैंने आज ही एक टॉक सुनी कि जिसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई बाहर से पढ़ के आया है, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके ये कह रहा था कि जी हम तो बाहर से आते हैं, अब हमने कोर्सेज वहाँ देखे तो हमें लगा कि यहाँ पे होने चाहिए, तो मैंने 3 कोर्सेज फ्लोट किए, मैंने ये चीज़ फ्लोट की, लेकिन वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वो यहाँ इनिशियल पर रिजेक्ट हो गई फलानी, तो ये फ्रस्ट्रेशन है फलाना। इसमें क्या मसला था? क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो? इसमें क्या इशू है? अगर वो बाहर से आया है और वो कह रहा है ये कोर्स वहाँ बहुत अच्छा था, यहाँ भी होना चाहिए, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी पास कर रही है? क्यों उसको हार्ड टाइम दे रही है? एग्जैक्टली, बिकॉज कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं नई चीज़ों से, और हायर एजुकेशन में तो ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे ही हम बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, हर चीज़ देख के हम कंपेयर करने लगते हैं, और फिर हम कहते हैं ये वहाँ भी होनी चाहिए, बगैर देखे कि वो गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है कि नहीं, हमारा ये स्टैंडर्ड है भी नहीं कि क्या नहीं, रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। हाँ, और फिर ये कि उसकी क्रॉस कटिंग में कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। एक आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं आप चीज़ें ला के डालने शुरू हो जाती, ठीक है। तो इसमें इन डेप्थ असेसमेंट में जो रेलेवेंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा पर्पस ये सर्व होता है कि ये आपको रेलेवेंसी बता देती है। टास्क है एंड ऑफ सेमेस्टर रिव्यू ऑफ लर्निंग आउटकम अचीवमेंट्स, ठीक है। अब ऊपर देखिए कि क्या करना चाहिए टास्क के बाद, क्या करना चाहिए। ऊपर तो उसको एंगेजमेंट देखनी थी, तो उसने LMS या कोई अटेंडेंस या कोई जो भी डाटा था वो देख लिया। इसमें क्या करना चाहिए? अगर एंड ऑफ सेमेस्टर
लर्निंग आउटकम्स देखने हैं। असेसमेंट उसको Formative assessment. आउटपुट के साथ मैच करना चाहिए ना। किस चीज को? रिजल्ट्स है, असेसमेंट मेथोडोलॉजी पहले स्टार्ट हो जाएगी और फिर आगे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे उसमें, क्योंकि इन डेप्थ है ना, तो उसमें सारी चीजें हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि लर्निंग आउटकम्स ही गलत बने हो, क्या ये मुमकिन है? हाँ, तो नहीं हमारे यहाँ सब वो पहले हाँ नहीं आपको शक है? अगेन फिर आपका ये सारा तो नीचे की बिल्डिंग की चीजें यानी ऊपर की सॉरी है, वो फाउंडेशन ही खराब है। एग्जैक्टली यही तो तो जब आपका वो आपके आउटकम्स, अगर प्रोग्राम के आउटकम की बात करें तो आपके वही विजन मिशन सारे उन सब से अलाइन होंगे तो आगे सही बैठेंगी चीजें। वरना ये ऐसा होगा कि ये भी है ये कहीं यहाँ फिट कर दिया तो ये दफा हम इसीलिए तो पिछले में भी ये बात कर रहे थे ना कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसका काम है स्टैंडर्ड्स को लेके आना और कंटिन्यूअसली उस पर एफर्ट डालना, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डायरेक्शन, रेलेवेंसी ये सब देखना एमएनई का काम है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि आउटकम ही गलत हो तो वो पकड़ेगा एमएनई। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करते हैं यूजुअली, आई एम सॉरी, मैंने खाली क्लास में बैठ के ऑब्जर्वेशन भी मैं खाली सीनियर टीचर्स को करने नहीं देते, कुछ भी नहीं, कोई ही नहीं करता। और इवन अगर किसी चीज पे बहुत सी चीजों पे हम इशू भी उठाएं तो जनरली वो छोड़ दे, फैकल्टी इतना काम नहीं कर सकती, जस्ट लीव इट। स्पेशली ये जो आप ये एंड ऑफ सेमेस्टर रिव्यू ऑफ लर्निंग आउटकम्स, आई सजेस्टेड दिस इन द कोर्स फाइल एंड इट वाज रिजेक्टेड बाय द, देखिए बात तो ऐसा होता है ना टीचर्स के रिजल्ट्स जो है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी जो ईडी है, शी सेड के नहीं फैकल्टी तक आप ले जाते हैं ना कि आप लोग जितना काम नहीं कराएं। मैंने आउटकम सेट किए थे तो आप अक्सर ये होता है ना हमारे यहाँ के बास टीचर से कहते हैं बड़ा सख्त पेपर बनाते हैं, इनके पेपर तो करना बड़ा मुश्किल है, अरे इसमें 60 आ गए तो बहुत है। हालांकि अगर रूब्रिक बना हुआ है और असेसमेंट की साइकोमेट्रिक सही है तो केमिस्ट्री में भी फुल आ सकते हैं और उर्दू में भी फुल नंबर आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? इसका मतलब ये है कि आपने या तो रूब्रिक्स ठीक नहीं किए हुए हैं, डिफाइन नहीं किया हुआ है। इसीलिए ये जो हमारे अब असेसमेंट की बात होने लगी, असेसमेंट सिस्टम्स हैं, तो रूब्रिक के हिसाब से जहाँ स्कोर पूरा हो जाता है उसके बाद ओ लेवल का बाकी सवाल का हिस्सा थोड़ी पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता। मेक सेंस। रूब्रिक सेज आपके लेट से 2 एग्जाम्पल आनी चाहिए, उसके साथ 2 ये होना चाहिए, उसके साथ आपके अपना एक व्यू होना चाहिए, इसका 1 नंबर है, इसका आधा नंबर है, इसका 2 नंबर है। जब वो नंबर मिल गए तो उसके बाद नीचे उसने लिखी भी हो कहानी। और आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया और वो डिफाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग ये छोड़ देते हैं ना, नहीं लिखने दो यार, स्टूडेंट को कई मार्क्स मिल जाएंगे, मैडम जी देख लेंगे, वो ऊपर की 2 देखेंगे, नीचे की कोई नहीं देखता। जो केमिस्ट्री उनके फिर बच्चे भी उस तरह से हो गए। आज मैं अपने ग्रैंडसन को देखती हूँ ना कि वो कैसे वो उतना ही लिखते हैं। जब मैं कहती हूँ ना यार आप और लिख लो, इसमें 4 मार्क का है, इसमें आप और आपको तो ज्यादा एग्जाम्पल आ, उसने कहा उसने 2 मांगी है, मैं 2 ही क्योंकि 2 रूब्रिक बनी हुई है ना, पक्के होती है 2 एग्जाम्पल हो। ऑपोजिट माय सन खान बोर्ड से पढ़ा हुआ है, वहाँ भी खान में भी ऐसे ही सेम यही है। जब वो कराची यूनिवर्सिटी में गया और उसका कोई पाकिस्तान स्टडीज का या इस्लामियत का बहुत बेसिक सा पेपर था, उसको इस बात पे ही कम नंबर आपने ये इतना थोड़ा सा आता नहीं है। जी जी बताइएगा जी। आप कुछ कह रही हैं? मुझे गिफ्ट एक तो मतलब क्या माइंड फोन है। अच्छा माइक म्यूट कर लें प्लीज आप लोग। अच्छा तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर रूब्रिक है तो लर्निंग आउटकम और इसको मैच करना आसान होगा। प्लीज आप लोग माइक म्यूट कर लें। इंदर आप म्यूट कर दें सबको। अच्छा जी, इसके लिए एंड ऑफ सेमेस्टर रिव्यू ऑफ लर्निंग आउटकम्स के लिए क्या करना चाहिए कि फाइनल ग्रेड्स, जाहिर है उसी लर्निंग आउटकम पे क्वेश्चन हुआ होगा, फाइनल ग्रेड्स को रिव्यू कर लेना चाहिए और टीचिंग इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है कि क्वांटिटेटिव भी हो रहा है और क्वालिटेटिव भी हो रहा है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे ना कि इफेक्टिवनेस थी कि नहीं थी टीचिंग के अंदर। मान लो कि पेपर तो अच्छा बना हुआ था और स्कोर भी अच्छा आया या नहीं आया दोनों, और टीचिंग इफेक्टिवनेस का इसमें वो है कि नहीं। ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा?
वीक डाटा एनालिसिस, अच्छा सॉरी मैंने ऊपर, हाँ ठीक है, मैंने ये अज्यूम किया था कि रिसर्च का कोर्स है, हाँ रिसर्च मेथड्स कोर्स लिखा है, हाँ ठीक है, अज्यूम नहीं किया था, लिखा दिया रिसर्च मेथड कोर्स है। तो आपने देखा कि डाटा एनालिसिस स्किल्स में कम स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने, तो आपने उसमें ऐड कर दिया कि जी नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर SPSS को भी डाल दें और वो भी सिखाना शुरू कर दें। तो आपका क्या हुआ कि गैप सरफेस हो गया वेरी इनिशियल स्टेज, और आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया। ऑनलाइन है, आपको अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब ये सिर्फ वो टर्म्स हैं जो आप सुनते रहे हैं QA में भी, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या चीजें, अभी हमने क्या जिक्र किया था? हाँ, क्या है? चले ऑनलाइन में से बताएं कोई, ऑनलाइन में से कोई बताएं इंडिकेटर क्या की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज एन इंडिकेटर? अभी हमने जिक्र किया है थोड़ी देर पहले। जिन एरियाज पे हमें काम करना, जिन एरियाज में हमें काम करना है। अच्छा ठीक है, आप में से कोई? एविडेंस वो होगा ना कि आपका प्रोसेस है वो क्या है, टूल्स क्या है, बिल्कुल सही है। तो इंडिकेटर की हम देख लेते हैं कि क्या चीज होती है। इट्स अ मेजरेबल वेरिएबल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि जो भी डेफिनेशन ऑफ टारगेट है बट मेजरेबल है, ठीक है ना, जो भी अंग्रेजी लिख रहे हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए। मेजरेबल वेरिएबल यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस और सक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, हायर एजुकेशन में क्या होता है? लर्निंग आउटकम्स होते हैं, टीचर क्वालिटी होती है, इंस्टीट्यूशनल गोल्स होते हैं, या सिस्टम इम्प्रूवमेंट होती है, या कोई पॉलिसी होती है, यही वाली चीजें होती है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज कर लेंगे ये हमारे पास टास्क है या एग्जाम्पल है कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60% ऑन rubrics, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर एग्जैक्टली साफ साफ ये कह रहा है क्या करना है, डिफाइन क्या कर रहा है। हम जो स्कोर्स देखने हैं ऐसा, जो 60% से ज्यादा rubric पे स्कोर है, हाँ, यानी 60% से ज्यादा बच्चों के 80 स्कोर आना चाहिए, 80% स्कोर आना चाहिए, डिफाइंड है। 80% बच्चों के 80% ऑफ स्टूडेंट्स के 60% से ज्यादा, ठीक है ना। अब ये डिफाइंड है, इसी के ये कॉन्क्रीट डिफाइंड स्मार्ट इंडिकेटर है जिसके ऊपर हमें फाइंडिंग देखनी है। तो क्या होगा कि या ये आएगी, इसका आएगा रिजल्ट या नहीं आएगा, और ये नजर आएगा कि कितना नीचे है रिजल्ट या कितना ऊपर है, उसी हिसाब से आप फिर इसके ऊपर, ठीक है। तो इंडिकेटर के लिए ये जरूरी है कि मेजरेबल। जी मैडम, इसका मतलब है हम ऑब्जेक्टिव्स को इंडिकेटर्स कह रहे हैं? अच्छा, कोई जवाब देगा इसका? हबीब आप जवाब देंगे, इंडिकेटर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क है? ये ऑब्जेक्टिव का सब वो है फैक्टर है जिसका हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो बड़ा होगा, मतलब उसके अंदर से हमने इंडिकेटर्स निकाले हैं कि ये इंडिकेटर कंप्लीट होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस ना, उसमें पूरा ट्रैक कर रहे होते हैं आप। उसमें ऑब्जेक्टिव तो आपने एक सेट कर लिया और उसको फिर अचीव किया या नहीं अचीव किया, मगर जो इंडिकेटर है ना वो आपको बताते हैं लेवल ऑफ अचीवमेंट उसमें क्या रहा। देखिए, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, पहले तो आप इसमें फर्क समझ लें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंटेंडेड होता है कि हम इंटेंड कर रहे हैं, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है ये होता तो मेजरेबल है बट इट इज मोर जेनेरिक एंड इंटेंडेड, कि हमारी दिल की ख्वाहिश है, ब्रॉड होता है, ठीक है। आउटकम क्या होता है? जो हमारे हाथ में प्रोडक्ट आता है एंड में, टेंजिबल, ठीक है। तो अब जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और इंडिकेटर में क्या फर्क है, तो अब आपको समझ में आया। ऑब्जेक्टिव इज इंटेंडेड ऑलवेज, गोल्स हैं, मिशंस हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये इंटेंशंस होती हैं आपकी, ठीक है। और आउटकम्स हुए, इंडिकेटर्स हुए, ये होते हैं क्या कहते हैं उसको, मेजरेबल, जो कि टेंजिबल। ऑब्जेक्टिव के कंपोनेंट्स कैसे? हाँ, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो हम मेजरेबल एस्पेक्ट्स या वेरिएबल्स यूज करते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं।
और इंडिकेटर बेसिकली क्या करते हैं कि जो टारगेट की डेफिनेशन होती है ना, अब टारगेट की आपने साफ साफ कर लिया कि जी 80% ऑफ स्टूडेंट शुड स्कोर मोर देन 60, ये एक आपका टारगेट को डिफाइन कर लिया, अंग्रेजी दे दिया आपने, ठीक है, ये इंडिकेटर होता है। केपीआईज उस दिन हम जब लास्ट क्लास में हम गए हैं तो आप लोग केपीआईज का जिक्र कर रहे थे, क्या होता है केपीआई? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं किसी के लिए की परफॉर्मेंस क्यों लगा हुआ है इसके आगे इंडिकेटर के? तो इंडिकेटर ही समझ लेते हैं। मैडम ये डिफरेंटली वर्क करता है, ये अकॉर्डिंग टू योर गोल सेटिंग होता है। अगर आपने ये चेंज भी हो सकता है कि एक अगर मैं स्टडी करने जा रही हूँ तो मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अलग हों और आपके अलग हों, और उनको अचीव करने के लिए जो हमने उसके लिए टारगेट सेट किए होंगे वो डिफरेंट रिलेटेबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी डिफरेंट लोगों के। डिफरेंट लोगों के ऑब्जेक्टिव और इंडिकेटर भी तो यही होगा, एक सेम ऑब्जेक्टिव पे मैं काम करूँ या आप काम करें और उसके इंडिकेटर आइडेंटिफाई करके वेरिएट करेंगे। आई थिंक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं, ऑब्जेक्टिव भी तो कहीं से आ रहा है ना, अगर सब वेरिएशन से काम करेंगे तो मामला तो खराब हो जाएगा ना। नहीं, मैं जैसे ये बात कह रही है ना कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर और पहले गोल सेटिंग परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रहा है ना वो। आपको कैसे पता चलेगा मेरी किस चीज को अच्छा परफॉर्मेंस कहते हैं? केपीआईज को चेक पॉइंट्स कह सकते हैं। जी बताएं क्या? चेक पॉइंट्स कह सकते हैं इनको, कि देखा जाए कि कोई इदारा फोकस्ड काम कर रहा है या कोई इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहे हैं या अकाउंटेबिलिटी हो रही है वहां पर या नहीं हो रही। सो वी मेक केपीआईज। चेक पॉइंट्स कह सकते हैं इनको, कि इदारे की कारकर्दगी या जो आपके तयशुदा मकासद हैं, मिशन है, गोल है, उन पर पूरी तरह अमल हो रहा है। करने के अगर हमने एक टीचर की परफॉर्मेंस को जज करना है या हमने उसको चेक करना है तो उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसका टाइमली आना, उसका क्लास में जाना और ये भी हो सकता है। लेकिन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कि वो क्या डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में फिर उसका फीडबैक क्या आ रहा है, ये एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हम इसको शामिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजरेबल वैल्यूज होती है किस वक्त दी जाती है, और एक तो मेजरेबल वैल्यूज होती है। एक और पॉइंट एक और बात, ये डॉक्टर मिल गया ना, डिग्री मिल गई है ना, ये निशानी है, ये निशानी है, ज्यादा पढ़ लिया आपने। एक चीज इसका और जो मुझे याद से निकल गई, लेकिन परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए बिल्कुल, और मेजरेबल एंड स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है ना। और ये आपके सामने होंगे कि आपने ये परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, अब आप मिसाल पे आपने मिसाल दी, अब मिसाल मुझे सलीम साहब ने कहा कि आइए और ये खड़ा लीजिए, इसमें इंडिकेटर क्या है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। ये जो पिछले दफा का एक सेशन हुआ, इस दफा का सेशन पढ़ाना जो है आपका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हो गया, चले पढ़ाना ऑब्जेक्टिव तो हो गया। इंडिकेटर क्या है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? अब वो जो पढ़ाना था, जो इंडिकेटर्स कैन बी सो मेनी मल्टीपल, उनमें से जो हमारे एक प्रायोरिटी जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है उसको हम केपीआई कहेंगे, मतलब ऑल इंडिकेटर्स कैन नॉट बिकम, विल नॉट बिकम द केपीआईज। आपने कह दिया कि एक पीजीडी का ग्रुप है, आप इसको पढ़ाएंगी और एटलीस्ट ये चीज हमने डॉक्टर हिना को कहा कि ये एक असाइनमेंट है जिसका पहुंचना जरूरी है, दैट वाज केपीआई। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो इंडिकेटर तो होंगे लेकिन केपीआई नहीं होंगे। अच्छा ये सर मैडम एक मिनट, अब ये इनका पढ़ाना काम है, ठीक है, ये आई पढ़ाई, उसमें स्टाइल ऑफ पढ़ाना, ये डिफरेंट हम कंपोनेंट में बांधे, उसमें वो असाइनमेंट भी कराएंगी, ग्रुप व्हाटएवर को भी, ये सब मेजरेबल चीजें। इनमें से कुछ होंगी जो कि जेन्युइन टाइम पे आए, सब लोग आए, सब कंट्रीब्यूट करें, उनमें से कुछ हम निकाल के आइडेंटिफाई कर देंगे ये तो की है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सबने असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन करानी है सब कुछ, तो ये आपका हो जाएगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा, क्योंकि उस पे किस तरह से रिफ्लेक्ट कराएंगे, विच पे टेक अस बैक टू इंडिकेटर जहाँ पे गए थे, बच्चों ने कर ही लिया थे, लोगों ने आपके आंसर कर दिया। तो ये जब चीज आप स्पेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ सिलेक्ट करेंगे तो की है, जो कि जिसके बगैर फिर
आप भी फेल कर दिए सब डिस्कशन का पार्ट होंगे। अच्छा, ऑनलाइन में क्या बता रहे हैं आप? ऑनलाइन में किसी ने पार्टिसिपेट? जी मैडम, मैंने ये कहना था कि आपको कहा गया कि आप आए क्लास अटेंड करें, इसमें इंडिकेटर कौन सा हुआ, केपीआई कौन सा? आपका आना इंडिकेटर हो गया, स्टूडेंट्स का आना इंडिकेटर हो गया। और अगर केपीआई की बात करें तो उसमें क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिलीवर हुई कि नहीं हुई, क्लास पार्टिसिपेशन रेट जैसे आप अभी ऑनलाइन वालों से कह रही हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पार्टिसिपेटिंग और नॉट लिसनिंग, नॉट हियरिंग, कुछ भी हो सकता है। क्लास पार्टिसिपेशन रेट पूरा है या नहीं है, और लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए कि नहीं। सो दे आर केपीआईज। अब इसमें केपीआईज कितने हैं, किस किस को आप केपीआई कहना चाहते हैं, फोकस किस पे रखना चाहते हैं, ये दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूशन दैट इज असेसिंग या उन केपीआईज के ऊपर काम कर। बिल्कुल हर एक की ठीक है, प्रायोरिटी। बिल्कुल स्पॉट ऑन। मेरा आना, एक एनवायरनमेंट का होना, कुर्सी मेजों का होना, स्टूडेंट्स का होना, एक फैसिलिटेटर का होना, प्रेजेंटेशन होना, इस टॉपिक पे बात होना, ये सब इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, की परफॉर्मेंस क्या है कि जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, सिर्फ आके बोलना नहीं है, इंटरैक्टिव होना चाहिए, नॉलेज इम्पार्ट होनी चाहिए, उसके लिए कुछ असाइनमेंट होना चाहिए, उसके लिए ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। यानी इंडिकेटर्स में से जो इम्पोर्टेंट है वो की नहीं है, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूजुअली पहले से सामने रखे हुए होते हैं, आपको पता होता है कि आपने ये करना है। ठीक है ना, अब इसकी एनालिसिस ये होगी कि आप कितना कर पाए, ठीक है ना, आप किस हद तक इसको अचीव कर पाए। ठीक है, सो इट्स अ सबसेट ऑफ इंडिकेटर्स, और ये उसमें से असेस होगा जो हमने सेट किया था, जो सेट किया था। हाँ, तो अब अगर हम बड़ी चेन देखें ना, बात कहाँ से शुरू हो रही है? ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स के पीछे क्या है? स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क जो क्वालिटी वाले कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वहां से ऑब्जेक्टिव लिया, ऑब्जेक्टिव में से हमने क्या निकाला है? इंडिकेटर्स निकाल लिए, और इंडिकेटर्स में से हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब हमें, आप सोचें कि अगर हमें किसी टीचर को असेस करके ये डिसाइड करना है, लेट्स से कि इस साल बेस्ट टीचिंग कौन कर रहा है, तो ये आसान हो गया ना। आपने केपीआई दे दिए, या किसी प्रोग्राम को या किसी कोर्स को या किसी करिकुलम को, अगर आपने ये देखना है कि इसको हम कहाँ ग्रेड करें या कहाँ मार्क करें, इसकी इफेक्टिवनेस, रेलेवेंसी को कैसे देखें, तो आप क्या करेंगे कि आप बिगर ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, वहां से इंडिकेटर्स निकालते हैं, इंडिकेटर से की परफॉर्मेंस निकालते हैं, और की परफॉर्मेंस आप इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में आपका डिफाइंड होता है कि आप अगर ये करें, वो जो मैंने आपसे कहा ना रूब्रिक होगा, तो उसके ऊपर स्कोरिंग डलेगी ना। रूब्रिक ही नहीं है तो लिखने वाले को पता क्या, ज्यादा लिखेगा कि कोई तो लफ्ज नजर पड़ ही जाएगा ना टीचर के। ये वही फर्क हो गया ना, आप उसको एग्जैक्टली बता देंगे दिस इज योर रूब्रिक, सो केपीआई इज अ रूब्रिक। अगर आप टाइम पे आए तो ये भी एक केपीआई है, अगर आपने इंटरैक्टिव क्लासरूम की ये भी केपीआई। सो यू डिसाइड, सो आप उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, सबसेट ऑफ इंडिकेटर्स। ऑलराइट मैम, मे आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज? श्योर। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये कि केपीआईज जो है वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी इंडिकेटर्स, या ये फिक्स होंगे? हाँ, नहीं, डिपेंड करता है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है, बिगर विजन क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, एक मिसाल दे रहे हैं, सलीम साहब नहीं चाहते कि यहाँ इंटरैक्टिव क्लासरूम हो, क्लास हो, सेशन हो, वो ये चाहते हैं कि बस आप बिल्कुल बस जो सुनने वाले हैं सुने, और जो सामने बैठे हैं वो देखें, और आप खत्म कर दें मामला ना। तो ये तो डिपेंड करेगा बिगर विजन पे और मिशन पे, आपका विजन क्या है। इदारे की स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, केपीआईज चेंज हो जाएंगे। केपीआई चेंज हो जाएंगे ना, हाँ। जो केपीआई, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और लैब्स अवेलेबल हैं, अगर उन लैब्स की यूटिलिटी केपीआईज में डाल दी जाए, तो टीचर को पता हो कि ये, या प्रोफेसर को ये पता हो कि दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो वो होगा, बजाय इसके कि उसकी मर्जी पे छोड़ दें कि दिल चाहे लैब में ले जाओ, दिल चाहे मत ले जाओ। ठीक है ना, अब आप किसी से भी कहेंगे मत ले जाओ, तुम्हारे पास प्रायोरिटी है, तो वो क्यों करेगा? लेकिन केपीआई कोई भी ओके, गॉट इट। जो भी सेट हो वो होने चाहिए स्मार्ट, एग्जैक्टली मेजरेबल और आइडियल ये है। आई एम श्योर पिछली दफा आप लोग जब केपीआई कर रहे थे कि उसमें ये भी आपको पता चला होगा कि केपीआई की अचीवमेंट भी इंक्रीमेंटल होती है। जी बिल्कुल, है ना, फ्रीक्वेंसी पे होती है, वो 3 की भी हो सकती है, वो 4 स्केल पे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है ना।
कि ये केपीआई किस लेवल तक अचीव हुआ, है ना। अभी मैं मैडम से यही बात करी थी, 80% ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60% ऑन रूब्रिक, तो मैंने उनको यही कहा कि ये हमने जो लास्ट केपीआई पढ़ा था उसमें हमने एक बेस लाइन सेट की थी, तो हम इसको एज बेस लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। करें, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सर उस्मानी साहब ने भी यही बताया था कि नंबर्स पे होंगे जी हाँ, बस मेजरेबल, रेशियो के हाँ मेजरेबल है, इसी तरह होगा ना जब उसमें कोई ना कोई वो डल जाएगा, ठीक है जी। उसमें क्या लगता है रेशो में? रेशियो या परसेंटेज ऑफ समथिंग नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ ओके ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। चलें जी, इसको देख लेते हैं। अगर हम इंडिकेटर देखें तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास द मिड टर्म एग्जाम, ठीक है। इसका टास्क के एग्जाम्पल है ग्रेजुएशन रेट, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन और रिसर्च पब्लिकेशन काउंट्स, ठीक है। अब इंडिकेटर हो गया 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास द मिड टर्म एग्जाम। इससे में से केपीआई क्या निकलेगा? कोर्स सेटिस्फेक्शन स्कोर इज 2 आउट ऑफ 5 ऑन स्टूडेंट इवैल्यूएशन। तो इसका एक्शन क्या है कि लो पास रेट ट्रिगर्स अ रिव्यू ऑफ एग्जाम डिफिकल्टी और टीचिंग मेथड। यानी अगर हमारा टारगेट ये है या इंडिकेटर ये है कि 60% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मिड टर्म पास कर लेने चाहिए, लेकिन हम जब इसके केपीआई जो कहते हैं हम, और केपीआई में हमें नजर आता है, ये फाइंडिंग आती है कि सेटिस्फेक्शन रेट तो 5 के स्केल पर 2 है एवरेज, तो आप क्या करेंगे नीचे? इसका एक्शन क्या करेंगे? टीचिंग मेथड या तो एग्जाम मेथड गलत है या टीचिंग मेथड में गड़बड़ है, तो यहाँ से वो पकड़ लिया जाएगा कि क्या लर्निंग आउटकम्स को पेपर के अंदर जो जिसको साइकोमेट्रिक कहते हैं कुछ है भी कि नहीं है, या टीचिंग ही इन लाइन नहीं है, टीचिंग इन लाइन नहीं है, या असेसमेंट इन लाइन नहीं है, या वाकई में मतलब या टीचिंग होती है तो स्टूडेंट लर्न कर जाएंगे और कर जाएंगे, तो ये वो वाली बात होगी ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। साइकिल ऑफ एमएनई जो है उसमें क्या क्या होगा? इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। ये अभी हमने इस बिस्किट के सिलसिले में एक मिसाल जो है ना वो डिस्कस की थी। इसको तेजी से करते हैं, इसके बाद मिसाल आप लोग देंगे, मैंने आगे लिखी भी है, लेकिन आप इसमें से देखेंगे कि आप खुद अपनी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। पेपर पेन पकड़ लीजिएगा जो लोग ऑनलाइन है वो भी। इनपुट क्या होती है? रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन अ कोर्स और अ प्रोग्राम और अ पॉलिसी और अ सिस्टम। हायर एजुकेशन की बात हो रही है, फैकल्टी टाइम, टेक्स्ट बुक्स, एलएमएस या जो भी चीजें इसमें इन्वॉल्व। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होता है? जो इमीडिएट रिजल्ट निकलता है, फौरन जो रिजल्ट निकलता है वो क्या हो गया? नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हुए, असाइनमेंट्स ग्रेड हुए कि नहीं हुए, कितने आवर्स का इंटरेक्शन हुआ टीचर का, उसके अंदर कितने असेसमेंट्स थे या क्विजेस थे, ठीक है। आउटकम इसका नेक्स्ट होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चेंजेस। इससे क्या होता है? स्कोर्स स्टूडेंट्स के बेहतर हो गए, स्किल्स बेहतर हो गई, ठीक है। एंड इम्पैक्ट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्या हुआ? एलुमनाई करियर में बेहतर जा रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन बढ़ रही है। अब इसका मतलब ये है कि ये 4 जो चीजें हैं ना, इसमें से पहली तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है, इनपुट डलेगा क्या। आखिर में इम्पैक्ट भी समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करना क्या है, क्या करना चाह रही है यूनिवर्सिटी किसी भी, चाहे वो कोई पॉलिसी डाल रही हो, कोई सिस्टम डाल रही हो, कोई करिकुलम डाल रही हो, तो उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन बढ़े, एलुमनाइज की इंपॉर्टेंस बढ़े। आउटपुट और आउटकम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, ये अक्सर हो जाता है। आउटपुट क्या होता है? जो इमीडिएट है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, और आउटकम क्या होता है? जो मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ, मैंने तो एक कोर्स की एग्जांपल दी है ना, अब हम कोई सिस्टम ले लेते हैं। आपके यहाँ क्या क्या होते हैं? कोई ऐसा सिस्टम जो जिसकी इनपुट, आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट। एडमिशन, ठीक है। अभी आपको 1 मिनट देते हैं, लिख लीजिए। अगर हमें एनरोलमेंट्स कह रही है ना, एनरोलमेंट्स हमारा टारगेट है या एनरोलमेंट हमारी इंडिकेटर है, ठीक है। इसमें जब एमएनई साइकिल बनाएंगे तो इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, आउटकम क्या होगा और इम्पैक्ट क्या होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर। इंक्रीज इन एनरोलमेंट हमारा टारगेट है।
ये ऑनलाइन पे आप लोग जो है आप टास्क समझ गए? ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं साइकिल ऑफ एमएनई के। हमारा टारगेट है एनरोलमेंट, इंक्रीज इन एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में। उसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है और इम्पैक्ट क्या है, ये लिख लीजिए, फिर शेयर करते हैं। मैम बताना है या रिटर्न में शेयर करना है? आप अपने पास लिख लीजिए, फिर हम आपसे पूछ लेंगे। आपको 1 मिनट दिया है कि आप जॉट डाउन कर लें। हाँ जी, हो गया ऑनलाइन जी में? मैम, किसी के पास हो गया? जी जी बताइएगा। मैम इनपुट में ये होगा कि हम इसमें कुछ आउटरीच प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस सेमिनार करेंगे। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम कॉलेज लेवल के ऊपर जाएंगे, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देंगे। ठीक है, गुड। उससे आउटपुट के अंदर हमारे पास 10 to 15%, 20% इंक्रीज होगा। वेरी गुड। जो हमारे पास आएगा जब हेल्थी कंपटीशन होगा, तो जैसे सीजीपी होती है, सीपीएन होती है, वो लास्ट टाइम अगर 70 पे गई तो इस बार 75 और 76, 77 पे जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है वैसे ये एनरोलमेंट बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी बढ़े। इन सिनारियो 1 मैम, इन सिनारियो 1, सिनारियो 2 कुछ भी हो सकता है। सिनेरियो 2 फाइनेंशियल हो सकता है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होगा? इससे ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा, एक तो मार्केटिंग होगी, और हमारे पास जो है फाइनेंस तो हमारे पास अच्छा हो गया, हम स्कॉलरशिप भी जो है वो दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो आएंगे हमारे पास वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि नेक्स्ट सीजन में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे उनके पास पहले से मिसाल देने के लिए आ जाएगा कि फला यूनिवर्सिटी है, फला इंस्टीट्यूट है जो आता है हर साल हमारे पास अवेयरनेस देने के लिए। देखिए, इम्पैक्ट वो है जो आप उस काम से लॉन्ग टर्म में अचीव करते हैं। जैसे हायर एजुकेशन के में ये कम से कम जो है ना, मतलब खैर ये डिफरेंट होता है टास्क पे, बट कम से कम इसका रिजल्ट आएगा 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद इस हर दफा एनरोलमेंट बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट आएगा यूनिवर्सिटी के ऊपर? जो हमारे पीईओ जो होते हैं वो एक्चुअली इम्पैक्ट निकल के भी जा रहे हैं। हाँ, ज्यादा लोग निकल के जाएंगे, ज्यादा स्टूडेंट निकल के जाएंगे, एलुमनाई नेटवर्क बड़ा होगा। हाँ, और जो आप स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं वो आउटकम में आ सकता है। अगर आपकी फाइनेंशियल्स बढ़ते हैं तो वो फिर आप एज एन आउटकम उसके अंदर स्कॉलरशिप्स ऑफर कर सकते हैं। किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते तो बेटर होगा, तो ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल सही। फैसिलिटीज के अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर ये चीजें इम्पैक्ट में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जो है ना, इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट ये है कि आप ये सोचे 5 साल के बाद इससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, ठीक है ना? ओके, चलें, आप बताएं, आप में से किसी और ने कुछ और लिखा है? अच्छा, मैंने इस तरह से लिखा था, क्या लिखा था? एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी, जो भी आपकी मार्केटिंग के रिसोर्सेज जितने लगेंगे वो सब इनपुट है। आउटपुट आपका हो जाएगा कि एप्लीकेशन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आपके पास ड्राइव होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आएंगी वो आपका आउटपुट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनपुट। आउटकम आपका होगा जो आपके सेलेक्टेड जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ऑफ कोर्स जितनी एप्लीकेशन आएंगी वो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो वो आपका आउटकम बन रहा होगा कि कितने लोगों आपने ड्राइव किया और कितने सक्सेसफुली आपके पास एनरोल्ड हुए। इनपुट के ही स्टेजेस बता रही हैं? ये इनपुट की स्टेजेस है। ठीक है, यही मुझे कंफ्यूजन थी लास्ट इनकी बात से। और फिर इम्पैक्ट कि आपके ओवरऑल कितने सक्सेसफुल, मतलब लॉन्ग टर्म में आप कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर। ये हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स अगर आपने टारगेट रखा हुआ है, मगर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आप क्यों प्रोड्यूस करते हैं? To improve the goodwill of your university, अपने finances को improve। Exactly, that is the impact. That is the impact. इधर से कोई आप लोग आप बताएंगे क्या किया?
मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनपुट में जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गई, काउंसलिंग हो गई स्टूडेंट्स की, और उसके अलावा हमने जो टेस्टिंग मटेरियल हम डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें इनपुट हो गई। आउटपुट में ये है कि हमने जो असेसमेंट जो स्टूडेंट्स की करते हैं, इंडक्शन जो करते हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। आउटकम ये है कि उस आउटपुट से हमें स्टूडेंट्स की रैंकिंग पता चल रही है, कौन सा स्टूडेंट क्या कितना परफॉर्म बेहतर कर रहा है। जैसे उनके हमारे पास इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स होते हैं, और जो वो असेसमेंट में परफॉर्म करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली मतलब कि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सिस्टम में, हमें डेटा मिल जाती है। वो आउटकम कैसे कह रहे हैं आप? आउटकम तो वो चेंज है जो मीडियम या स्मॉल लेवल पे आ जाता है जी। और जो इम्पैक्ट है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इम्पैक्ट ये है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही, जो हमारा जो मेन इंटेंशन था कि हमें स्टूडेंट्स बेहतर अपनी यूनिवर्सिटी में इंडक्ट कर दें, जैसे लम्स करता है, IPA कराची करता है, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को कैच करता है जो बेहतर पहले से उनकी एजुकेशन या स्कूलिंग बेहतर हुई हो। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो उनकी एक लीगेसी है। हाँ, लीगेसी कब बन रही है? वो कब बन रही है? स्टूडेंट्स को तो एनरोल नहीं है ना, अच्छे स्टूडेंट को क्यों ले रहे हैं? अच्छे स्टूडेंट उनको अपना जो ब्रांड है वो उनकी ब्रांड कैसे बन रहा है उनका कि लम्स का हर ग्रेजुएट निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है? मार्केट में सर बहुत अच्छे ये हुआ ना इम्पैक्ट। उधर से जो एनरोलमेंट हो रही है उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे एम्प्लॉयबिलिटी होगी, ठीक है ना? आपने तो उसको आउटकम पे ही खत्म कर दिया। तो एक मैंने एनरोलमेंट की एक्टिविटी को डिफाइन किया सिर्फ। हाँ, तो एनरोलमेंट का इम्पैक्ट जो है ना वो ये नहीं है कि हम बिजनेस नहीं है, हायर एजुकेशन है ना। अगर बिजनेस हो तो हम ये कहें कि ज्यादा कस्टमर बन जाए हमारे, ठीक है ना? आप वहां रुक गए थे। क्वालिटी प्रोडक्ट को हमने मार्केट से पिक किया, जो स्टूडेंट्स पोटेंशियल थे उनको हमने किया। देखिए चले हम आपको एक टिप बताते हैं। MNE में या हम जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं या MNE में, एक ये जो दो अंग्रेजी के लफ्ज है ना, देन व्हाट, ये आपके बहुत सारे मसाइल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? अब हम बात कर रहे थे कि हम एनरोलमेंट लेंगे, देन व्हाट, वही हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है? बढ़ जाएंगे तो हमारे पास जो है ना कंपटीशन बढ़ेगा शायद स्टूडेंट्स में, और अब फाइनेंशियल हो जाएगा, या अभी हमारे पास स्पेस है, स्टूडेंट्स नहीं है हम, ठीक है? देन व्हाट, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि हम जो है ना वो हम लैब्स हमारी पूरी यूटिलाइज होने लगेंगी, लाइब्रेरी हमारी पूरी यूटिलाइज होने लगेगी, अच्छे टीचर्स हम हायर कर सकेंगे, उनके साथ ये सारी चीजें। देन व्हाट, जब हमारी टीचिंग लर्निंग अच्छी होगी, इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा, ये है इम्पैक्ट, ठीक है? अब आप कहेंगे कि इम्पैक्ट के बाद देन व्हाट, देन अगेन इट विल, वो जो स्टैंडर्ड जिसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो उधर कंट्रीब्यूट करें। जो आउटकम है वो इंस्टीट्यूशन जो ग्रो करेगा वो आउटकम में नहीं आएगा। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है ना, तो हम इसको आउटकम में नहीं। इंस्टीट्यूशन कैसे ग्रो कर रहा है? तो भी आप बात कर रही हैं कि 2 कमरे और बना लेंगे, हाँ, ये ग्रोथ है? नहीं, ओके, ये हम इसको ग्रोथ में नहीं ले सकते। ये ग्रोथ नहीं है ना, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, हम अच्छे टीचर्स को पुल कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को पुल कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, व्हाटएवर हम कर रहे हैं। देन व्हाट का लफ्ज याद रखिए, दो अल्फाज हैं, देन व्हाट, ये आपके बहुत सारे मसाइल हल करता है। आम जिंदगी में भी यकीन करिए, आपके रोजमर्रा के मामलात जो उलझा रहे होते हैं ना आपको, मतलब सो व्हाट में से होता है ना, छोड़ो, है ना? देन व्हाट ये कहते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर इससे आगे कुछ नहीं हो रहा, कोई वर्थवाइल चीज नहीं हो रही, तो छोड़ दो उसके पीछे तो है। उन्होंने भी ऐसा दिमाग में डाल दिया, अब जब जाकर राइट वाइट कराने हर वक्त यही करते रहे, यार सो व्हाट, अगर इनके पास ये चीज नहीं है, क्या बाकी इसका उस पे कोई पता, सो व्हाट यार, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और चीज जिसका असल इम्पैक्ट आ रहा होता है। इफ वी कम टू दिस, जैसे अगर हमने हमारा था ऑब्जेक्टिव, जो भूलना नहीं है ना, हमने मेरा ख्याल है MNE में भी शायद ये बहुत मैटर करता है कि उसको हम अपने सामने रखें। हमारा था इंक्रीज इन एनरोलमेंट,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशन और एनरोलमेंट। तो अगर मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इनपुट ये होगी कि हमारे यहाँ में नंबर ऑफ एडमिशन पहले तो आए ना, लोग अप्लाई तो करें, तो उसके लिए वो मार्केटिंग वो सारी हमने वो करनी है और सोशल मीडिया यूज करना है, प्लान, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वो पढ़े इनपुट हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए। आउटपुट उसका ये रहा कि उसकी पूरे की वजह से हमारा, और हमने सिस्टम अपना एडमिशन टेस्ट का चेक किया, तो हमारे नंबर ऑफ आउटपुट में नंबर ऑफ एनरोलमेंट बढ़ गए। अब उसकी बढ़ने की वजह से हमारे ज़ाहिर फीस जनरेट हुई, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ना उससे सारी, जिसकी वजह से जो आउटकम हमारा जो है वो ये आ रहा है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे कि यार अब इतने बच्चे इसका करते हैं, फैकल्टी को ज़्यादा अच्छा तो आउट हो गया। और फिर उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है वो ये कि जब ज़ाहिर ज़्यादा बच्चे आए हैं, हमने इन्वेस्ट भी किया, मार्केटिंग भी करें, तो हमारी मार्केटिंग उधर हमारा रेपुटेशन भी बढ़ रहा है, सोशल स्टैंड क्या कहते हैं, कौन सी स्टैंडिंग हमारी कंपिटिटर्स में भी स्टैंडिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगेन ये लॉन्ग टर्म होगी, जिसकी वजह से फिर वो वर्ड ऑफ माउथ रहेगा और फिर आगे फिर हमारे पास बिल्कुल ये ना ज्यादा बच्चे तो हो सकते हैं कई जगहों पर आपका गुंजाइश हो ही ना, आपको पता है कि 300 सीट से उन्हीं पर लेना है, फर्क इससे पड़ता है कि वो 300 आप 3000 से ले रहे हैं या 30,000 से ले रहे हैं, 3 लाख से ले रहे हैं। कितने बच्चों ने आपको अप्रोच किया? 3 लाख ने किया है, 30,000 ने किया है, 3,000 ने किया है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप कितने रिसीव करें, तो हमारा जो इनपुट है जितना स्ट्रॉन्ग है, जितनी वैकेंसी है, इसकी बुनियाद पे वो जो है वो वही चीज सामने थी, तो मैंने 1 आउट ऑफ 100 है, 10 आउट ऑफ 100 है या 50 आउट ऑफ 100 है, इट मेक्स सेंस। अब जैसे लंच की आप बात करें, वहाँ तो हो सकता है कि जी वो 1000 में से उन्हें 10 बजे हो, और इस वजह से क्रीम ला के क्रीम निकाल रहे हैं, वो हो गई और क्रीम को जॉब नहीं गई, वो तो कोई लंबी बात ही हो गया, क्लियर हो गया ऑनलाइन पे आप लोगों को भी। तो ये एक एग्जांपल और देख लीजिए क्विकली, ताकि ये हो, इसके बाद हम इस टूल पे आ जाएंगे जो हमारे हाथ में है। फर्ज कर लें कि एनवायरमेंटल साइंस का कोई कोर्स है, ठीक है, तो इसकी इनपुट हो गई लैब इक्विपमेंट, गेस्ट लेक्चर फी और प्लस यानी ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आउटपुट इसमें हमें चाहिए 10 लेक्चर्स डिलीवर हो, 5 लैब एक्सपेरिमेंट्स हो, ठीक है ना। सलीम साहब ने कहा इतने बजे से इतने बजे तक आ जाइएगा, क्लास हम आपको दे देंगे, 2-4 शक्लें दे देंगे, बाकियों को भूत की तरह वो ऑनलाइन बिठा देंगे, है ना। ये हो गया आउटकम ये है कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स कैन डिजाइन सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स, यानी अभी हम ये कोशिश करें कि आपके पास जितने एनरोल हैं उसमें से कम 80% एमएनई प्लान बना सकें जो अब हम आपको फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो इस एनवायरमेंटल उसका है कि एलुमनाई लेड कम्युनिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स 5 साल के बाद ये जो एलुमनाई हैं यही इनिशिएटिव्स डिजाइन कर रहे होंगे। और इस एमएनई के कोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, एमएनई के प्रोसेस को ज्यादा बेहतर क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों में हलचल मच जाए, और ये जो लोग इस कोर्स में बैठे हैं वो यहाँ से जाके एक आसानी से ये कह सकें ये एमएनई है, ये क्वालिटी एश्योरेंस है, और एमएनई कर सकें, वो एमएनई प्लान बना सकें। और इसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज की जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ के की सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड जो EOIs हैं। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, एक मैंने टेम्पलेट ये पास ऑन करते फिजिकल, और आप लोगों को शायद ग्रुप पे भेजा है, ये वर्ड पे मैंने इसलिए किया था कि आप इसी के ऊपर बनाएं, इसी के ऊपर टाइप करें, आप लोगों के पास भी ये होगा, ये अभी देखने के लिए है, 2 पेजेस होने चाहिए आगे पीछे, हाँ 2 पीछे, ठीक है। ये बेसिक एक टेम्पलेट है, ये नहीं सिर्फ इसमें आउटलाइन दी हुई है, इसमें सिर्फ मैंने टाइटल्स दिए क्योंकि ये पहला इस तरह का एमएनई प्लान है ना जो आप बनाएंगे, ठीक है। इसके की फीचर्स ये होने चाहिए, गोल्स के साथ होना चाहिए, मिक्स्ड मेथड होना चाहिए, इसमें फीजिबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये आपकी मर्जी है, ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, आपकी मर्जी है, आपने एक एमएनई प्लान बनाना है। और लेट्स से कि हमें कोई कोर्स को हम लेते हैं क्योंकि ये पहली एफर्ट है, आप लोग थोड़े से फेमिलियर ज्यादा होते हैं कोर्स इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग से, ठीक है।
तो आप किसी सिस्टम का बना लें। ठीक है, इसमें देख ले मैंने डैशेस छोड़ दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया है, डेवलप स्टूडेंट्स क्रिटिकल स्किल्स इन क्लाइमेट चेंज एनालिसिस। आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके क्या आउटकम आप रखना चाह रहे हैं। स्मार्ट आउटकम मैंने 2 किए हैं, आप 3-4 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। आप क्या किसका प्लान बनाएंगे अपने अपने वर्किंग स्पेस के हिसाब से। नीचे इंडिकेटर्स आप बनाएंगे, इंडिकेटर्स एंड डेटा सोर्सेज। जो भी चीज आप सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से करेगी। मैंने कोर्स के हिसाब से इसलिए लिखा था कि थोड़ी सी गाइडेंस आपको हो जाए कि अगर कोर्स करेंगे तो आप स्टूडेंट इंडिकेटर, असाइनमेंट क्वालिटी एंड कोर्स सेटिस्फैक्शन का के KPIs बना सकते हैं। डाटा कलेक्शन के क्या मेथड रखेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको क्या देंगे, फिर टाइमलाइन है, टाइमलाइन में आप बेसलाइन कब करेंगे, मिडलाइन कब करेंगे और फाइनल कब करेंगे। नोट्स में आप अगर जो भी इसके साथ रखना चाह रहे हैं, जिस तरह भी नोट्स लिखना चाह रहे हैं यानी उसके लिए, वो आप आगे कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग एंड एक्शन प्लान, इंटरनल यूज में किसको प्रेजेंट करेंगे, उससे क्या फायदा होने वाला है, स्टूडेंट्स फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये सब कैसे होगी इसके अंदर। रिस्क मिटिगेशन भी, लो सर्वे रिस्पॉन्स रेट एंड बायस एंड सेल्फ असेसमेंट, ये मैंने 2 लिख दिए हैं, मगर आपके जो केस होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे रिस्क लिखेंगे और टूल्स लिखेंगे और प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो ऑनलाइन होंगे ना वो 100% प्रेजेंट करेंगे, जो फिजिकल होंगे उनको छूट मिलेगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में और फिजिकल आऊंगा। फिजिकल जो फिजिकल आएगा उसे छूट मिलेगी, जो ऑनलाइन होगा वो सब प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। अब आप जो है वो अपने अब ये मुजफ्फराबाद वाले टिकट ना कटाने लगे, एयरपोर्ट बंद है अभी। अच्छा, अब आप जो है ना वो अपना केस खुद करेंगे। मैंने कुछ चीजें इसमें इसलिए जोड़ी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह से करना है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है आप कोर्स इवैल्यूएशन करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई सिस्टम हो, कोई पॉलिसी हो, कोई अगेन फिर वही QA के लोग हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड है और जिसको ये आपका असाइनमेंट है और मार्क है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट भी करेंगे और फिर सबमिट भी करेंगे। ठीक है जी, ओवर फॉर दिस वीक। थैंक यू ऑल दोज हु वर ऑनलाइन। थैंक यू मैडम फॉर भूतों को बर्दाश्त करने का शुक्रिया। प्लेजर। Thank you very much. क्या कह रहा है?